जो सूरत पैदा हो रही है, अब तो अमेरिका जो है इस जंग में कूद चुका है और अमेरिका भी इस जंग का हिस्सा है, तो क्या समझते हैं सर कि अब जो अमेरिका का हमला है वो वहीं तक महदूद रहेगा या वो दोबारा भी हमला कर सकता है? जी देखिए, एक तो खैर ये जो है ना, ये कोऑर्डिनेटेड एक्शन था। इसमें ये नहीं था कि अमेरिका जो है ना कोई अचानक कोई इजराइल ने उनको जो है रिक्वेस्ट की बहुत ज्यादा, और इस तरह से, क्योंकि देखिए अल्टीमेटम अमेरिका की तरफ से ही आया था जी। 2 महीने पहले का जो अल्टीमेटम है वो तो अमेरिका ने दिया था। उन्होंने खत लिखा था, प्रेसिडेंट ट्रंप ने, जो सुप्रीम लीडर है अली खामेनेई, कहा था कि 2 महीने के अंदर अंदर आप हमसे नेगोशिएट करें, और नहीं तो हुआ तो फिर हम स्ट्राइक्स करेंगे। ये धमकी तो उन्होंने खुद दी थी। और देखें जब वो 7 दिन गुजरे तो पूरे एक एक्सेप्शन वो जो इजराइल की तरफ से हुआ। और फिर देखिए बाद में जब ट्रंप ने ये कहा कि जी मैं 2 हफ्ते का वक्त है उसमें मैं डिसाइड करूंगा, तो ट्रंप ने ये नहीं कहा कि मैं 2 हफ्ते बाद करूंगा। ट्रंप ने कहा कि मैं 2 हफ्ते के अंदर करूंगा। तो बेशक वो पहला दिन हो या आखिरी दिन, तो मतलब उसका मतलब ये था, वो थोड़ी डिफ्लेक्शन थी सिर्फ, वो तैयारियां सारी कर रहे थे और सारा कुछ अपने एसेट्स वगैरह मूव कर रहे थे। और फिर उन्होंने जब किया भी तो बड़ा सिस्टमैटिक किया। 2 बैचेस जहाजों के उड़े, एक पहले सिर्फ डिकॉय के तौर पे जो है ना दूसरे से अटैक हुआ। तो वो प्लान था सारा, और उसका मकसद ये था कि वो कैपेसिटी इजराइल के पास नहीं थी। जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं, जो B-2 बमबार तैयारे हैं, तो दुनिया में सिर्फ अमेरिका के पास एक कैपेसिटी है जो 40,000 पाउंड वजनी तक वो गिरा सकता है। और ये बंकर बस्टर जो है 30,000 पाउंड वजनी है। और ये जो है ये स्पेशली डिजाइन किए गए हैं। ये बंकर बस्टर्स तो खैर पहले भी होते थे, लेकिन ये वाले जो है ये वर्जन वो है जो स्पेशली डिजाइन किया गया था इसी इंस्टॉलेशंस को तबाह करने के लिए। जी। वो उन्होंने फेंका है, और अब जो है जाहिर है कि उन्होंने काफी सारे गिराए हैं। वो जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, एजेंसी, तो उनका ये कहना है कि वो डैमेज खासी ज्यादा हुई है उससे। अब हमारे ख्याल है कि ईरान कह रहा है कि नहीं हुई। अब उसमें से जो वो है ना, अब कौन सी बात तो मूव नहीं कर सकता वो, जाहिर है वो जिस तरह की लगी होती है उसको मूव करना इतनी जल्दी मुमकिन नहीं होता। हाँ, जो उन्होंने मूव किया है जिसके शवाहिद हैं वो ये है कि वो जो यूरेनियम था वहां पे एनरिच्ड यूरेनियम, वो यहाँ वहां से वो उन्होंने शायद मूव कर लिया था उससे पहले। तो वो अब है, लेकिन जाहिर है उसके साथ आपको अगर आपने उस तरफ जाना है तो फिर आपको बाकी सारे भी चाहिए होते हैं। अगर दोबारा से आपने सेटअप करना है, इसके तो प्लान भी आसान नहीं है, इसमें बहुत वक्त लगता है और ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है। तो बाकी भी जो फोटो के प्लांट की मैं बात करूँ, इसके अलावा नातान में भी उन्होंने जाहिर बॉम्बिंग की है, इस्फहान में भी की है, वहाँ पे भी न्यूक्लियर स्टेशन थी, वहाँ पे हेवी वाटर का प्लांट था। तो डैमेज तो उन्होंने खासा एक्सटेंसिव किया, और अभी इजरायली जो है सिस्टमाटिकली डैमेज कर रहे हैं ईरान की। लेकिन सर अब सवाल ये पैदा हो रहा है ना जौहर साहब, सवाल ये पैदा हो रहा है कि इस जंग का जो है वो एंड क्या होगा? फायद अमीर साहब, आप सर बताइएगा कि आप तो खुद एयरफोर्स पे रहे हैं, आपने कमांड की है, और जो अब जंग जारी है, जारी बात है ईरान के पास जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल वो फायर कर रहा है, और इसराइल जो है वो एयर स्ट्राइक भी कर रहा है, बाकी सारी चीज़ें भी, अमेरिका भी जो है अब उसमें कूद पड़ा। तो ईरान को सर कैसे देखते हैं कि ईरान किस हद तक जो है वो सर्वाइव कर सकता है और किस हद तक जवाब दे सकता है सर? देखिए, ईरान एक खुददार कौम है और वो 8 साल तक एक लंबी जंग इराक से लड़ता रहा है। अगरचे वो एक मुख्तलिफ जंग थी, वो ज़्यादातर ज़मीन पर फोकस थी, लेकिन उसमें भी एयर पावर, एयर स्ट्राइक्स काफ़ी हुई थी। तो ईरानी कौम में वो रेजिलियंस है, ख़ास तौर पर वो लोग जो कि अपने 40s और 50s में हैं, वो उन्होंने जंग देखी हुई है। बहरहाल जो अभी यंग जनरेशन है वो भी काफ़ी पुरजोश नज़र आती है। दूसरी तरफ जो उनके ज़राए हैं वो वाकई महदूद हैं, लेकिन आज तक कोई कुव्वत भी उनके मिसाइल्स की तादाद के बारे में सही अंदाज़ा नहीं लगा सकी कि उनके पास कितने मिसाइल हैं। तो वो उनके पास एक डेफिनेट एक वेपन है। अभी तक जो ईरान इस्तेमाल कर रहा है वो उनके लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, जो कि वो ज़्यादातर मार रहे हैं इजराइल के खिलाफ। जो उनके शॉर्ट रेंज मिसाइल्स की आर्सेनल है वो बहुत बड़ा है। तो अगर एक दफ़ा ईरान ने ये देख लिया कि उसकी रजीम वाकई ख़तरे में है और उसके लिए एक ऐसी थ्रेट बनती जा रही है जंग के जहाँ पे उसका इकट्ठा रहना मुमकिन नहीं है, तो वो एक आखिरी स्टेप होगा कि जहाँ पे ईरान जो है वो अमेरिकन फोर्सेस जो उस रीजन में हैं, ये एक इंतहाई स्टेप होगा, क्योंकि उसके बाद ऑब्वियसली अमेरिकन ने भी रिस्पॉन्ड करना होगा। लेकिन जंग को पहले एस्केलेट करके ही ख़त्म किया जाएगा।
वरना ये जंग इस रिदम पे जारी रहेगी। दूसरा बड़ा हथियार जो ईरान के पास है वो हरमुज की स्ट्रेट है, अपना हरमुज है, जिस पे उन्होंने अपनी पार्लियामान से परमिशन ले ली है उसको बंद करने के लिए। ये एक बहुत बड़ा हथियार है। दुनिया का 20% तेल, 20% LNG जो है वो हरमुज के थ्रू फ्लो करती है। भी जा रही है। और अगर ईरान ये बंद करने में उन्होंने फैसला कर लिया, उनके लिए मुश्किल नहीं है, उन्होंने सिर्फ माइनस लगानी होंगी जो कि एक बहुत बड़ी काविश नहीं है। तो अगर उन्होंने फैसला कर लिया, ये फैसला इटसेल्फ बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उससे दुनिया में और ख़ास तौर पर ईस्ट एशिया की जो इकॉनमीज़ हैं 80% तेल जो है ईरान का वहाँ जा रहा है, गल्फ से वहाँ जा रहा है, और बाकी 20% तेल जो है वो यूरोप जा रहा है। तो इस एक कदम से जो दुनिया को खौफ आ रहा है वो 1973 का ऑयल एम्बार्गो जो लगाया था अरब ममालिक ने, वो खौफ आ रहा है कि अगर एक दफ़ा ये कर दिया ईरान ने तो ये एक नहायत ही आखिरी कदम होगा। तो सर, तो ईरान के पास सर मैं आपको थोड़ा सा ये पूछना चाह रहा हूँ कि अपनाए हरमुज जो है उसको बंद करने के लिए ईरान को कितना वक्त दरकार होगा और इसको कैसे बंद किया जा सकता है? देखिए, उसको बंद करने के लिए किसी भी एक जो शिप वहाँ से गुजर रहा है एक ख़ास मुकाम से, वो उसको निशाना बना सकते हैं, या उससे ज़्यादा जो आसान चीज़ है वो हमेशा से होता आया है, पहले भी इराक की जंग में भी हुआ था कि माइंस लगाई जाएंगी पानी में, और माइंस लगाना वो छोटी छोटी किश्तियों के जरिए भी माइंस लगवा सकते हैं। तो वो एक मुश्किल काम नहीं, और अगर माइंस में एक जहाज भी नुकसान पहुंच गया तो वहां से जो जरूरी नहीं कि तमाम जहाज वहां पे खड़े हो जाएंगे, लेकिन वहां से आमद और रफ्त रुक जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनके प्रीमियम्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि आज भी उन्हें खतरा है कि किसी वक्त भी ये जो अपनाए हरमुज है ये बंद हो सकती है। तो इसलिए वहां पे रफ्त जो है वो कम भी हो रही है और महंगी भी हो रही है। ठीक है सर, अमेरिका चलते हैं सर। फैज़ रहमान साहब, आप बताइएगा, आप तो वहाँ बैठे हैं वाशिंगटन DC में और सारी सूरत आपके सामने है, किस तरफ जा रही है सर ये हालात जो है? आपको क्या लग रहा है कि अमेरिका जो है एक हमला करके उनकी एटमी तस्लीमात तबाह करके अब बार बार उसे कह रहा है कि अब अमन की तरफ आएँ, डील की तरफ आएँ, एग्रीमेंट की तरफ आएँ, तो क्या अमेरिका इस तरह कामयाब हो जाएगा कि ईरान जो है वो किसी डील पर आ जाए? देखिए, इस वक्त बड़ी मुतज़ाद ख़बरें हैं वाशिंगटन में खुद, और बिल्कुल फ्राम द हाईएस्ट एशलॉन द गवर्नमेंट। सदर ट्रंप साहब बिल्कुल एक मुख्तलिफ बात कर रहे हैं, और उनके जो कैबिनेट के अहम मेंबर्स हैं, मिसाल के तौर पे मार्को रूबियो साहब जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, फिर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस पीट हेगसेथ, और उसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट, सब ने कहा कि हम नहीं चाहते कि मज़ीद आगे बढ़ें और हम अब कुछ नहीं करना चाहते, हमारे अहदाफ हासिल हो चुके हैं और हम रिजीम चेंज में, यानी हुकूमत को वहाँ तख्ता उलटने में या उसको चेंज करने में हम बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हैं। लेकिन इसके बरखिलाफ ट्रंप साहब जब ट्वीट करते हैं तो वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ बात कर रहे हैं कि हम अब इस वक्त रिजीम चेंज की तरफ भी जा सकते हैं और अमेरिका वो काम कर सकता है। और फिर अगेन धमकी ईरान को ये दी जा रही है कि आप इसको डी एस्केलेट करें और इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करें। लेकिन आप देखें कि प्रैक्टिकली इस वक्त यही हो रहा है कि वहाँ पर जो हमले दोनों तरफ से, इजराइल पर भी हमले हो रहे हैं और इजराइल ईरान पर भी हमला कर रहा है, और फिर आज अभी थोड़ी देर पहले फिर उन्होंने उनकी एक एटमी तनसीब पर हमला किया है। वहाँ पर एक मशहूर बहुत बड़ी जेल पर हमला करके उसको बर्बाद करने की कोशिश की है। तो मामला डी एस्केलेशन की तरफ तो नहीं जा रहा है। जो $1 बिलियन क्वेश्चन है इस वक्त बलोच साहब, वो यही है कि खुद ईरान के पास इस वक्त क्या ऑप्शंस हैं। जो आपने हरमुज की बात हो रही है कि क्या वो धमकी से बढ़कर आगे बढ़कर भी कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो ये वो सवालात हैं जो दुनिया सिर्फ ये देख रही है कि इस वक्त ईरान किस पोजीशन में है और ईरान का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। लेकिन मेरी अपने दानिश में ये है कि ईरान इस वक्त ज़ाहिर है कि अपने तमाम ऑप्शंस पर नज़र रख रहा है। उसकी सपोर्ट इस वक्त दुनिया में ज़्यादा नहीं है, सिवाय चंद ममालिक के जो कि उसको सिर्फ एक डिप्लोमेटिक सपोर्ट दे रहे हैं, जिसमें चीन, पाकिस्तान और रूस खुसूसन सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल है। उन्होंने उसको डिप्लोमेटिक सपोर्ट तो ज़रूर दी है, लेकिन ज़ाहिर है इस वक्त इससे बढ़कर और कोई मुल्क, चाइना के अपने मसाइल हैं, वो नहीं चाहता कि कोई किसी भी तरह से एक जंग में कूदे। रशिया इस वक्त यूक्रेन में बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है।
पाकिस्तान तो किसी भी तरह से इस काबिल नहीं है कि वो इस जंग में ईरान के साथ बाकायदा मिलिटरीली खड़ा हो। सिर्फ दोस्ताना हमदर्दी ज़रूर की जा सकती है। तो इसमें बहुत ऑप्शंस इनके लिमिटेड हैं। अब देखना यही है कि इनका नेक्स्ट मूव क्या होता है। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि अमेरिका और इजराइल जो है किस तरह से इसको रिस्पॉन्ड करते हैं।